नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। हम बात करते आ रहे थे कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज ने कितना ज्यादा इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे दुष्प्रभाव डाला है। हमारी जो 5 बेसिक नीड्स हैं, हमारी एनर्जी, फूड, शेल्टर, वाटर और एयर, सभी तो कहाँ से आ रहा है? नेचर से आ रहा है। हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं। तो हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा। इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा और आज इस क्लास में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, तब हम उन सारे प्रोसेसेस के बारे में, सारे प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं जिससे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का एकदम एफिशिएंट, सटीक यूज कर सकें, लेकिन हम उसका एक्सप्लॉइटेशन, शोषण ना करें। किसी भी तरीके से, किसी भी प्रक्रिया से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का विनाश नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे तरीके जिनसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन ना हो, वो रिसोर्सेज या वो हमारी जो प्रोसेसेस हैं, वो सब क्या है? कॉन्जर्वेशन है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का। वो सारी एक्टिविटीज जिनसे हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन हम उनका एक्सेसिव यूज, उनका एक्सप्लॉइटेशन, शोषण को भी हम क्या करें? प्रिवेंट करें, रोकें। वो क्या है? कॉन्जर्वेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का। अब हमारे पास में जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे हम लैंड की बात करें, वाटर, एनर्जी, फूड, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इन सब की बात करें, हमको इन सभी की जरूरत है और हमारी आने वाली जनरेशन को भी इन सब की जरूरत होगी। तो हमें क्या करना है? हमें इनको ऐसे यूज करना है कि हमारी आज की नीड्स भी, आज की जरूरतें भी पूरी हो और हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी, जनरेशन्स की भी जरूरतें पूरी हो। तो हमारे को इनको कैसे यूज करना है? एफिशिएंटली, बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज करना है। और ध्यान क्या रखना है कि जो वेस्टेज है वो बिल्कुल भी ना हो, जो यूजेज है वो कैसा हो? लेस वेस्टफुल हो। अगर हमने कुछ पेड़ काटे हैं उनकी लकड़ियों के लिए और उनकी लकड़ियों को काम में ले लिया है, तो ये ध्यान में रखा जाए कि पेड़ से सिर्फ लकड़ियां नहीं मिलती, पत्ते भी मिलते हैं, उनके फल भी मिलते हैं और उनके फूल भी मिलते हैं। इन सभी चीजों का एक साथ यूज हो और कंप्लीट एफिशिएंट यूज हो, बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो, तभी हम क्या कर सकते हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारे 5 रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, जहां पर हमारा खाना उगता है, सॉइल पर, लैंड पर, उसको तो हमारे को क्या करना है? बचाना है, कंजर्व करना है। फिर हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन के बारे में। पानी जो हमारी धरती का 3/4 हिस्सा है, उसको भी हमें बचाना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे को वाटर पोल्यूशन को भी रोकना होगा और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जितना भी पानी हम यूज कर रहे हैं वो एकदम कुशल तरीके से यूज करें। फिर हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की, जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एफिशिएंट यूज कर सकते हैं और रीन्यूएबल एनर्जी के यूज से हम हमारी जो निर्भरता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के ऊपर, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस के ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, इनके ऊपर से हमारी जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाए, कम हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे फूड कंजर्वेशन की, कि जो फूड है हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो कि कभी किसी आपदा के टाइम में हमारे लिए, जो अगर हमने खाना बचाया है, वो काम आ सके।
फिर हम बात करेंगे लास्ट में फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, जहां आपको पढ़ के लगेगा कि अगर हमने फॉरेस्ट को कंजर्व कर लिया तो हमने ऊपर वाले सारे कंजर्वेशंस हासिल कर लिए हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे सॉइल के कंजर्वेशन के साथ में। जब हम यहाँ पर सॉइल के कंजर्वेशन की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं कि हमें किसी चीज को अगर बचाना है, तो हमें किसके बारे में जानना होगा कि पहले तो वो चीज खराब कैसे हो रही है। तो हमने पढ़ा था कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं या ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं, हमारी जो भेड़ बकरियां होती हैं, अगर हम उनको बहुत ज्यादा चरने के लिए भेज दें, ओवर ग्रेजिंग हो जाए या बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो जाए, तो सॉइल इरोजन हो सकता है। जो ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है, उपजाऊ परत होती है, वो पानी के साथ बहते बहते चली जाती है, जिससे कि हमारी फर्टाइल सॉइल का क्या होता है, लॉस होता है। सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस होता है, सॉइल का इरोजन का लॉस होता है। तो इन्हीं दो चीजों को हमें क्या करना है, रोकना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है मिट्टी का कटाव, चेकिंग ऑफ सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव को हमें रोकना है। और दूसरा हमें क्या देखना है कि जो मिट्टी है वो और उपजाऊ कैसे बने, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे बढ़ाए जाएं, उनको कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार कैसे किया जाए। अब इसके भी हम काफी सारी तरीके हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ग्रेजिंग है, जो भेड़ बकरियां गाय भैंसे चरती हैं, उसको कंट्रोल करेंगे। वापस से पेड़ लगाएंगे। आपने देखा होगा कितनी मुहिम, कितनी कैंपेन्स चलती हैं जहां पर क्या होता है, पौधारोपण होता है। कितने सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं जो ये कहते हैं कि आप 1 रुपए डोनेट करिए और आपके 1 रुपए से हम पौधा लगाएंगे। तो ऐसी मुहिम हमें चलानी है। हमें खुद को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है कि हमें हमारे पर्यावरण को बचाना है। चौथा हमारे पास यहाँ पर है टेरेसिंग। हम कैसे माउंटेन की स्लोप पर हम क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम पहाड़ों के ऊपर की मिट्टी के सॉइल इरोजन को रोक सकें। कैसे हम कॉन्टूर प्लॉइंग कर सकते हैं, जिससे कि वहां की मिट्टी फर्टाइल भी बने, वहां पर एग्रीकल्चर कृषि भी हो सके, फार्मिंग भी हो सके और सॉइल इरोजन को भी रोका जा सके। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। अब आपको क्या लगता है कि अगर हमें हमारी मिट्टी को और उपजाऊ बनाना है तो क्या हम कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि उसमें हम फर्टिलाइजर्स डालें। आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई बागवानी करता है तो वो क्या लेकर आता है, गोबर लेकर आता है, जिसको वो कहाँ डाल देता है, आपके बाग में डाल देता है और कहता है कि इससे मिट्टी की क्या, मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ बनेगी, फर्टाइल होगी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। उससे गोबर से क्या होगा, आपके सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा और पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी। और ये जो एनपीके होते हैं, अगर ये अच्छी मात्रा में हो तो आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है और इससे जो यील्ड आता है पौधों का, जो उत्पाद होता है वो बढ़ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर एडिशन ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक डालकर हम हमारी मिट्टी को और उपजाऊ बना सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जो ये हमारे किसान भाई होते हैं, ये फसलें उगाते हैं, है ना। जब एक फसल उगकर निकलती है तो आपकी मिट्टी में से वो फसल क्या ले जाती है, सारे न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व लेकर जाती है। और अगर उसी टाइम पे हम दूसरी कोई फसल लगा दें तो वो फसल शायद उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो कम हो गए हैं।
तो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए एक और तरीका क्या है? एक तो हमने देखा कि खाद डालो, उर्वरक डालो, फर्टिलाइजर्स डालो। दूसरा क्या कर सकते हैं ये किसान भाई, क्या करते हैं, एक सीजन में ऐसी फसल उगाते हैं जो कि नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स कर सके। जैसे कि लेग्यूम्स, जो हमारी फलियां होती हैं, जो ये सब क्या होती हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स होती हैं, जो कि सॉइल की, मिट्टी की नाइट्रोजन, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, सॉइल में नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ाती है। एक सीजन में ऐसी फसल उगाई जाए और दूसरे सीजन में ऐसी फसल उगाई जाए जो उस नाइट्रोजन को कंज्यूम करे। तो क्या होगा, एक बैलेंस बन जाएगा कि नाइट्रोजन अगर हमने डाला तो नाइट्रोजन कंज्यूम भी हुआ, और फिर से उसके बाद में वापस से क्या की जाए, ऐसी फसल उगाई जाए जो नाइट्रोजन को फिर से मिट्टी में फिक्स करे, मिट्टी में बांधे, और फिर हम ऐसी एक फसल उगाएंगे जो कि नाइट्रोजन को कंज्यूम करे। तो दो फसलों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेशन कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र बोलते हैं। कि एक बार हमने ऐसी फसल उगाई जो कि नाइट्रोजन को कंज्यूम कर रही है, तो दूसरी बार हमने ऐसी फसल उगाई जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रही है। तो इससे हमारी मिट्टी की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे को ओवर ग्रेजिंग कंट्रोल करनी है। जो हम हमारी गाय भैंसों को, भेड़ों को, बकरियों को चरने के लिए छोड़ देते हैं और चढ़ती रहती हैं, इतना ज्यादा चढ़ जाती हैं कि घास कुछ कुछ एरिया में खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो क्या होती है, खुली छूट जाती है। अब हवा आएगी, मिट्टी को कोई बांधने वाला, पकड़ने वाला है नहीं। घास की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, लेकिन घास सारी कौन खा गई, भेड़ बकरियां ये सब खा गए। अब इन घास ना होने की वजह से मिट्टी क्या पड़ी है, खुली पड़ी है। हवा आएगी और मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। पानी आएगा, बहा के मिट्टी को लेकर चला जाएगा अपने साथ में, क्योंकि वहां पर घास नहीं है जो मिट्टी को पकड़ सके, बांध सके, रोक सके। तो जब हम क्या करेंगे, ग्रेजिंग को, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करेंगे, तब हमारी मिट्टी का सॉइल इरोजन चेक होगा। और हम क्या कर सकते हैं कि अगर कहीं बैरन लैंड है, कहीं क्या है, बैरन लैंड है, कहीं पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं, तो हम वहां जाएं, ग्रुप बना के जाएं, और हम वहां क्या करें, नए पेड़ पौधे लगाएं, रीफॉरेस्टेशन करें। जहां पर पेड़ पौधे नहीं है या जहां पर जंगल कट चुके हैं, वहां जाकर नए पेड़ पौधे लगाएं और नया जंगल बसाएं। इसे हम बोलेंगे प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन। हम जाके क्या करेंगे, वृक्षों और वनस्पतियों का रोपण करेंगे। कितनी बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आज इस समाज ने क्या किया है, पौधारोपण किया है, इस कंपनी ने पौधारोपण किया है, यहाँ फलाना फलाना पौधारोपण हुआ है। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो पेड़ पौधे हमने काटे हैं उनको वापस से लगाया जा सके। जो हमने हमारे पर्यावरण से लिया है वो हम हमारे पर्यावरण को वापस से दे सके। ये सारी तकनीकें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टेरेसिंग के बारे में। अब आपको ये तो पता होगा कि जो पहाड़ है उस पे बहुत सारी फार्मिंग होती है, स्पेशली चाय की और कॉफी की। टी और कॉफी प्लांटेशंस हमारे कहाँ पर होते हैं, हिल्स पे होते हैं, हिल की स्लोप पर होते हैं। तो अब यहाँ पर होता क्या है, इस प्रोसेस को हम टेरेसिंग बोलते हैं। टेरेसिंग का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई पहाड़ है, क्या है, कोई आपका पहाड़ है, ऐसे उसकी स्लोप ऐसे होगी। अब यहाँ पर जो मिट्टी है स्लोप पर, अगर यहाँ से हमारे पास बहता हुआ पानी आ रहा है तो वो इस मिट्टी को अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे सॉइल इरोजन होगा। इससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा और यहाँ से मिट्टी बहकर चली जाएगी। तो जो टॉप सॉइल है, जो हमारी मिट्टी की ऊपर की उपजाऊ परत है, वो यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी और सॉइल इरोजन हो जाएगा।
इसी को बचाने के लिए, इस मिट्टी को कंजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, इस पहाड़ के स्लोप को स्टेयर्स में कट कर दिया जाता है। कैसे कट कर दिया जाता है? स्टेयर्स में कट कर दिया जाता है, और इसको बोला जाता है टेरेसिंग। जब हम डिवाइड करते हैं स्लोप को बहुत सारे फ्लैट फ्लैट फील्ड्स में, ताकि हम जो पानी है उसके बहाव को कंट्रोल कर सकें, इसको हम क्या बोलते हैं? टेरेसिंग बोलते हैं। अब ऐसे काटने से क्या होगा? जैसे कि आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, सीढ़ियां बना दी गई हैं। ऐसे काटने से क्या होगा? अगर पानी यहाँ से बहता हुआ आ रहा है तो वो यहाँ बहेगा, यहाँ बहेगा, यहाँ बहेगा और यहीं रुक जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? पानी की जो स्पीड है, गति है, वो कम हो जाएगी, और इससे जो हमारा सॉइल इरोजन है वो रुक पाएगा। साथ ही में हम यहाँ क्या कर रहे हैं? साथ ही में इन फ्लैट फ्लैट रीजन्स पर हम क्या उगा दे रहे हैं? पेड़ उगा दे रहे हैं, पौधे उगा दे रहे हैं, प्लांटेशन कर दे रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा? जो मिट्टी है वो बंध भी जाएगी, और हमने इनको सीढ़ियों के फॉर्म में कट भी कर दिया है, तो पानी के साथ मिट्टी बहकर भी नहीं जाएगी। तो हमारे एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं यहाँ पे। कैसे? सॉइल इरोजन भी हमारा रुका, और यहाँ पे हमारी फार्मिंग भी हो रही है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ टेरेसिंग। ऐसे ही एक और यहाँ पर प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं काउंटर प्लॉइंग। इसमें क्या होता है? जो स्लोप होती है आपका, उसके परपेंडिकुलरली प्लॉ किया जाता है, जिससे क्या होगा? जो पानी है वो बहने से रुक जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लॉ कर रहे हैं राइट एंगल्स पे टू दी स्लोप। इससे क्या बन जाएगा? एक ऐसा फरो सा बन जाएगा, और फरो बनने की वजह से जो पानी है, जो बह रहा है, जो बहता चला जा रहा है, वो यहीं आके ऐसे अटक जाएगा, बहकर नहीं चला जाएगा, और मिट्टी का इरोजन बचेगा। तो प्लॉइंग एट राइट एंगल्स टू द स्लोप अराउज फरोज टू ट्रैप वाटर, पानी को हम रोक सकेंगे, पकड़ सकेंगे। तो यहाँ पर पे हमने काउंटर प्लॉइंग से क्या किया? काउंटर प्लॉइंग से हमने सॉइल इरोजन को चेक किया, हमने सॉइल इरोजन को होने से रोका, मिट्टी के कटाव को हमने रोका। ये तो हुई बात हमारे सॉइल कंजर्वेशन की। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो वाटर है उसका हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहला तरीका वो ये है कि जहां पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है, जहां पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है, कैचमेंट एरिया है जहां पर, वहां पर क्या कर दो? फार्मिंग कर दो, वेजिटेशन कर दो, जिससे कि वो जो पानी आ रहा है, पानी उस जगह इकट्ठा हो रहा है, तो वो पानी उस जगह जड़ों की मदद से पकड़ लिया जाए, और वहां पर वो ग्राउंड वाटर टेबल का भी जो स्तर है वो बढ़ सके। क्योंकि रूट्स क्या करेंगी? जड़ क्या करेंगी? पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी। बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर बारिश हो रही है और अलग अलग जगहों से पानी आकर इस जगह पर पानी इकट्ठा हो रहा है, अब आपने अगर इस जगह पर पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है वहां आपने पेड़ पौधे लगा दिए, वहां आपने क्या कर दिया? वेजिटेशन को ग्रो कर दिया है, तो वहां पर क्या होगा? जो उस वेजिटेशन की जड़ें हैं वो उस पानी को पकड़ लेंगी, रोक लेंगी, सोख लेंगी, और पूरा ग्राउंड वाटर तक पहुंचा देंगी। तो ये हमने क्या किया? ग्रोइंग वेजिटेशन इन कैचमेंट एरियाज, जो जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं उनमें हमने पौधों को उगाया। और हम कैसे पानी को कंजर्व कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? डैम्स बना सकते हैं, रिजर्वॉयर्स बना सकते हैं, और इनको बना के हम क्या कर सकते हैं? डैम्स और रिजर्वॉयर्स को बना के, डैम्स और रिजर्वॉयर्स को बना के जो भी हमारा पानी है, नदियों का पानी या तालाबों का पानी है, उनको हम चैनल कर सकते हैं। चैनल कैसे कर सकते हैं? कि जहां जितनी जरूरत है उतना ही पानी जाए, जिससे कि हमारे किसान भाई के जो खेत हैं वहां पानी पानी पहुंचे भी, और पानी व्यर्थ इधर उधर ना फैले।
बात समझ में आ रही है? तो डैम्स और रिजर्वॉयर्स बना के पहला तो काम हम ये कर सकते हैं। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, जब हम डैम्स और रिजर्वॉयर्स बना लेते हैं तो रिजर्वॉयर्स में पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और जब हम उस पानी को एक बहुत हाइट से गिराते हैं टरबाइन पे, तो उस पानी के फोर्स से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो एक रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो पानी को इकट्ठा करके डैम्स और रिजर्वॉयर्स में हम क्या जनरेट कर सकते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास में जो सीवेज आ रहा है, जो हमारे पास में नालों का पानी आ रहा है, जो घरों में से सीवर पाइपलाइन से हमारे पास में जो वेस्ट आ रहा है, सॉलिड वेस्ट आ रहा है, लिक्विड वेस्ट आ रहा है, सबसे पहले उसको ट्रीट किया जाए। क्या किया जाए, सबसे पहले उसको ट्रीट किया जाए, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड रिलीज ऑफ क्लियर वाटर इनटू द रिवर्स। जो सीवेज का पानी आ रहा है उसका पहले उपचार किया जाए, उसको साफ किया जाए, उसमें से जितना भी कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, उसको निकाल लिया जाए। उसमें क्या जितने भी जीवाणु हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं, उनको ब्लीचिंग पाउडर डाल के, क्लोरीन डाल के उनको मारा जाए, पहले पानी को साफ करा जाए और उसके बाद उनको नदियों में भेजा जाए। इससे क्या होगा, हमारा जो पानी है उसका हम कंजर्वेशन भी कर पा रहे हैं, साथ ही में जब हम उस पानी को वापस नदियों में भेज रहे हैं तो हमारी नदियां भी बच जाएंगी। नहीं तो अगर हमने गंदा पानी या नाले का पानी हमने नदियों में अगर डाल दिया तो हमारी नदी भी क्या होगी, प्रदूषित होगी, और पानी तो वैसे भी बर्बाद हो ही रहा था। और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, मान लीजिए कि डाइंग इंडस्ट्री से आ रहा है या लेदर इंडस्ट्री से जो गंदा पानी आ रहा है, इनको पहले क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। इनको क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। इनमें से सबसे पहले जो भी केमिकल्स हैं उनको हटाया जाए। और अगर गर्म पानी है, जो हॉट वाटर है, उसको सीधा नदियों में ना डाला जाए। नहीं तो क्या हो सकता है, थर्मल पोल्यूशन हो सकता है। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, अब आप मान लो एक तालाब है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु, मछलियां रह रही हैं, सब कुछ रह रहा है, पेड़ पौधे हैं। अब अचानक से आपने लाकर कहीं से बहुत सारा गर्म पानी उस तालाब में डाल दिया, तो जो उसके अंदर मछलियां रह रही हैं, जो दूसरे जानवर रह रहे हैं उसके अंदर, पेड़ पौधे रह रहे हैं, वो तो सब झुलस के मर जाएंगे। तो इसलिए जब भी इंडस्ट्रीज से कोई भी वेस्ट आए, चाहे केमिकल वेस्ट हो, चाहे हॉट वाटर हो, हमारे को उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी प्रकार का रासायनिक और तापीय प्रदूषण को रोक सके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जितना भी हम पानी यूज कर रहे हैं उसको ठीक ढंग से यूज करें, चाहे वो नहाने में, चाहे वो धोने में, चाहे वो हम किसी भी प्रकार के डोमेस्टिक यूज में अगर हम ले रहे हैं, तो उसको हम बहुत ही सोच समझकर, समझदारी से इस्तेमाल करें। फिर हमारे को जितना भी पानी नेचर से मिल रहा है, चाहे वो रेन वाटर से मिल रहा हो, चाहे वो वाटर शेड्स में हो, उसको हम हार्वेस्ट करें। अभी बहुत सारे हमारे प्रदेशों में क्या हुआ है, ऐसा कंपलसरी कर दिया गया है कि एक हद से ज्यादा अगर आपके घर का एरिया या लैंड का एरिया अगर आपका बड़ा है, तो आपको वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, मतलब आपके छत पे जितना भी पानी आता है बारिश का, वो इकट्ठा होकर पाइपलाइन से नीचे अंडरग्राउंड टैंक में इकट्ठा हो जाए, और उस पानी को आप फिर वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, इन सब कामों में लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये बारिश हुई और यहाँ पर बारिश कहाँ पड़ी, घर की छत पर पड़ी, तो ये जो रन ऑफ है, ये सारा पानी बहकर कहाँ आ गया, एक पाइपलाइन में आ गया, एक गटर में आ गया, और इस पाइपलाइन के जरिए ये कहाँ जा रहा है, एक फिल्टर से होता हुआ,
फिल्टर क्यों लगाया हमने? कि अगर कोई मिट्टी है या कोई ऐसा सॉलिड कचरा है, बाल है, पेपर है, कुछ भी ऐसा कचरा है, वो इस फिल्टर से छन जाए और फिर पानी हमारा टैंक में आ जाए। और फिर यहाँ पर हमारा जो पंप लगा हुआ है उससे हम वाटर कर सकते हैं। किसको वाटर कर सकते हैं? हमारे बागवानी में काम में ले सकते हैं, हमारे टॉयलेट्स में यूज कर सकते हैं, धोने में, कार वॉशिंग में यूज कर सकते हैं, क्लोथ्स वॉशिंग में यूज कर सकते हैं। और अगर हमारे को ये यूज में इतना नहीं आ रहा है तो उससे हम हमारे ग्राउंड वाटर को भी रिप्लेनिश कर सकते हैं। मतलब कि जो पानी हम हमारे पर्यावरण से ले रहे हैं, वापस से हम उसको वो पानी दे भी रहे हैं। यही मतलब है हमारे कंजर्वेशन का।